बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड टाइम, और सप्लाई और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो 3 तरीक़ों से डिफाइन हो जाता है कि विद रिलेशन टू टाइम सप्लाई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सप्लाई। नंबर 1 is called market period supply. It is also known as what? Momentary period supply. It is also known as what? Very short period supply. It is also known as what? Very short run supply. When supply is unable to respond to a demand change, जब सप्लाई इस काबिल ना हो कि वो डिमांड के चेंज को फौरी तौर पर रिस्पॉन्स कर पाए, इतना कम वक्त जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एडजस्ट करने का वक्त ही ना मिले, उनमें तब्दीली लाकर सप्लाई को बराबर लाने का मतलब वक्त ही ना मिले। हमने कहा जनाब इतना कम वक्त जिसमें सप्लाई को एडजस्ट करने का वक्त ना मिले, और सप्लाई एडजस्ट क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इतने कम वक्त में आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते ताकि आप बढ़ती हुई डिमांड को रिस्पॉन्स कर सकें। तो हम कहते हैं इस दौरानिये में जो सप्लाई कर्व का शेप होता है वो बन जाता है परफेक्टली इनलास्टिक, कि इस दरमियान सप्लाई अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिमांड कर्व के शिफ्ट होने से तब्दीली किस में आती है? प्राइस में। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो वही गुड्स पहले से ज्यादा प्राइसेस में बिक रही होंगी, मोमेंट्री पीरियड में, मार्केट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट रन में। सारी बातें याद है बेटा? फिर आता है शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन। इतना वक्त जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को, यानी कि लेबर को एडजस्ट करने का वक्त मिले, और लेबर को बढ़ाकर फर्म डिमांड के इजाफे को रिस्पॉन्स करने की कोशिश करे, लेकिन पोटेंशियली उसको रिस्पॉन्स ना कर पाए, तो इट इज कॉल्ड व्हाट? शॉर्ट पीरियड सप्लाई। और शॉर्ट पीरियड सप्लाई में क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, तो इसलिए वो शॉर्ट रन सप्लाई जो होगी वो इनइलास्टिक कहलाएगी। उसके बाद लॉन्ग रन सप्लाई। लॉन्ग रन के अंदर फर्म ना सिर्फ अपने लेबर को चेंज कर पाएगी बतौर फैक्टर, बल्कि अपने कैपिटल को भी, प्लांट एंड मशीनरी को भी तब्दील कर पाएगी। लिहाजा लॉन्ग रन में, एक लंबे पीरियड में, एक लंबे अरसे में, जो एक फर्म है, फर्म मतलब प्रोड्यूसर, सेलर, सप्लायर, एक फर्म जो है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से एडजस्ट करके डिमांड के इंक्रीज को रिस्पॉन्स कर सकती। तो व्हेन अ फर्म is able to respond potentially a demand change, the percentage change in quantity demand is greater than the percentage change in price. Therefore the long run या long period supply is what? Elastic supply. ये सारी बातें आपके सामने रख दी, इसका कंबाइंड डायग्राम बना के दिखा दिया आपको। मैंने कहा था कल के लेक्चर से आप वो सुनकर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, वो लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने की पॉइंट सारे आपको दे दिए कि इनको डिफाइन कैसे करना है। अब इसको रजिस्टर में लिखकर नोट करना अब आपका काम है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो, आप क्या करें, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करें और इन चीज़ों को आप अरेंज करें। अब आपको एक आइडिया हो गया है कि हम किस पैटर्न पे चल रहे हैं, और आपको नोट्स बनाना आ जाने चाहिए अब इस हवाले से। ऐसा ही है ना? चाहे तो आप स्टडी टेक्स्ट की लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है, जहां से आपको समझ में आए, जो लैंग्वेज आपको सुनते ही क्या हो जाए, याद हो जाए, वो आपके लिए सुटेबल है। सही है ना? बस बात सही डिलीवर होनी चाहिए एग्जामिनर को। ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा मेन पॉइंट है। एग्जामिनर को उसके सवाल का सही जवाब मिल जाएगा बेटा, वो मार्क्स दे देगा। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जब तक आप स्टडी टेक्स्ट के वर्ड टू वर्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है। मेन चीज क्या है, आप जो भी लिखें उसमें आपका जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हुई दिखाई दे। सवाल में जब पूछा गया है उसका जवाब पहुंचना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, अब इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जो चीज अहम समझूंगा स्टडी टेक्स्ट से पढ़ना, तो मैं उसको स्टडी टेक्स्ट की तरफ भी रेफर करूंगा आपके सामने। तो आइए जरा देख लेते हैं कि इस चीज को स्टडी टेक्स्ट ने कैसे बयान किया।
ठीक है जी, तो यही टॉपिक आपके सामने है। द लेंथ ऑफ टाइम विजिबल है सबको? The length of time since the change in demand conditions change also change an effect on the elasticity of supply. जब डिमांड चेंज होती है तो सप्लाई चेंज होती है, लेकिन फौरी तौर पे चेंज नहीं होती। ये बात अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। सप्लाई कभी भी फौरी तौर पे डिमांड को रिस्पॉन्स नहीं करती, लिहाजा जब हमने फैक्टर्स ऑफ सप्लाई लिखे थे उसमें हमने डिमांड फैक्टर्स को कंसीडर नहीं किया था, वरना तमाम के तमाम डिमांड फैक्टर्स जो हैं वो सप्लाई में चेंज आने की वजह बनेंगे, लेकिन वो फौरी तौर पे डिमांड में वो फौरी तौर पे सप्लाई में चेंज आने की वजह नहीं बनते, इसलिए हम उनको नहीं लिख पाते। कहाँ पर? बतौर सप्लाई फैक्टर्स। यानी डिमांड के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सप्लाई को भी चेंज कर देंगे, लेकिन फौरन चेंज नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन कुछ फैक्टर सप्लाई के ऊपर वही हैं जो डिमांड के ऊपर है, जैसे टेस्ट, फैशन, वेदर कंडीशन, ये सारी बातें। तो वेदर कंडीशन के मुताबिक फर्म्स अपनी सप्लाई एडजस्ट करती रहती हैं, ये हमें पता है। तो जिस केस में फर्म्स जो होती हैं पहले से डिमांड के बढ़ने और कम होने को एस्टिमेट कर पाती हैं, वहां पर तो वो फौरन रिएक्ट कर जाती हैं। लेकिन जब सडनली कोई चीज, किसी चीज की डिमांड बढ़ती है अचानक से, तो उसको रिस्पॉन्स देना कोई आसान बात नहीं। ठीक है, ये अब आपको बहुत सारी बातें समझने की जरूरत है। ठीक है जी, तो यहाँ पर जनाब क्या लिखा हुआ आ गया? If demand rises, firm will need time to bring forward additional supply. Therefore, the analysis of elasticity is commonly divided into 3 periods: momentary period or market period, very short period, very short run. लिख लीजिएगा इसके आगे आप। Immediately following the demand when supply has had no chance to respond. हमने इसको बोला भाई when supply is unable to respond to a demand change. The supply is what? Perfectly inelastic. There is only change in price without change in quantity. बढ़ा के लिख दें इस चीज को। आसान बातें हैं, बड़ी आसान बातें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, अब उसके बाद शॉर्ट पीरियड सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई या शॉर्ट रन सप्लाई। ठीक है, इसको लिख दें आप। हम तो इसके पीछे रीजन भी बता रहे हैं आपको, यहाँ रीजन लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ आ गया? एन intermediate stage when supply has begun to change but has not fully incorporated to the demand change. Here supply is inelastic. सप्लाई ने डिमांड को रिस्पॉन्स करना शुरू किया लेकिन फुली रिस्पॉन्स करना शुरू नहीं किया, इसलिए सप्लाई इनइलास्टिक है। सप्लाई इनइलास्टिक क्यों है? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है किसके मुकाबले में? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के मुकाबले। यस और नो बोलिए। और अब फुली रिस्पॉन्स ना करने की वजह मैंने आपको बता दी कि शॉर्ट पीरियड में इतना कम, मतलब इतना वक्त मैसर होता है सिर्फ और सिर्फ कि आप अपने लेबर को बतौर फैक्टर चेंज करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। आपके पास इतने वक्त के अंदर कैपिटल एडजस्ट करने का वक्त नहीं होता, तो लिहाजा आप पोटेंशियली रिस्पॉन्स नहीं कर पाते किसको? डिमांड के चेंज को। ये सारी बातें मैंने आपको इजाफी लिखवाई है और ये आगे कनेक्ट होनी है। एग्जामिनर चाहता है कि जो बात आप आगे पढ़े उनको आपस में कनेक्ट कर दें। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है? लॉन्ग रन और लॉन्ग पीरियड। तो द टाइम पीरियड इन विच सप्लाई हैज फुली एडजस्टेड टू द चेंज इन डिमांड। ठीक है जी, सब जब सप्लाई पोटेंशियली डिमांड को रिस्पॉन्स करे और यहाँ पे आके सप्लाई क्या जाती है? मोर इलास्टिक हो जाती है। यहाँ आके सप्लाई इलास्टिक हो जाती है, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन हो जाता है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस के। और क्योंकि फर्म के पास इतना तवील वक्त होता है कि वो अपने ना सिर्फ लेबर को चेंज कर सकें बल्कि वो अपने कैपिटल को चेंज करके भी अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें कल आपसे डिस्कस हुई, ये सारी बातें यहाँ भी लिखी हुई हैं आपके सामने। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसमें कोई इशू होना चाहिए। और ये अब वो ग्राफ आ गया जो मैंने आपको कल बना के दिखा दिया। बोलिए। स्टडीटेक्स ने एक ही बनाया हुआ ना, हमने 3 हिस्सों में बनाया, फिर क्या कर दिया? ठीक है, याद रहेगा ना बेटा, को मुश्किल बात तो नहीं। अब इसमें इसने नीचे एग्जांपल दी हुई है, टाइम एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है,
कि एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है, मैंने मल्टीपल प्रोडक्ट, मैंने एसी की एग्जांपल दी आपको अगर आपको याद हो, मैंने हेलमेट की एग्जांपल दी आपको अगर आपको याद हो, तो ये वही एग्जांपल नीचे कवर हो रही है। A firm produces mobile phones at full capacity. एक फर्म जो है वो अपनी पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी में मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है, और अचानक अगर मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा? फर्म तो अपनी कैपेसिटी चेंज नहीं कर सकती ना। If there is a sudden rise in demand, then the company will be unable to immediately supply the market more than what it produces. Its supply is what perfectly inelastic. After some time, they could order more materials from suppliers and gradually increase the quantity to the market. फिर वो ज्यादा रॉ मटेरियल क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, वो ज्यादा लेबर हायर करेंगे और वो ज्यादा सप्लाई करने के काबिल हो जाएंगे. दिस माइट नॉट बी मोस्ट एफिशिएंट मींस ऑफ डूइंग सो. अब जाहिर सी बात है, लेबर बढ़ाकर रॉ मटेरियल इंक्रीज करके जो सप्लाई इंक्रीज होगी उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, ये एफिशिएंट वे नहीं है. और इसकी कॉस्ट क्यों ज्यादा होगी, अगला चैप्टर आ रहा है आपके सामने. मीनिंग दैट द एडिशनल प्रोडक्ट्स दैट आर सप्लाइड विल बी प्राइस्ड हायर. और क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी तो लिहाजा उनकी प्राइस भी हाई होगी, लेकिन उसके मुकाबले में कम होगी. किसके मुकाबले में? मोमेंटम पीरियड के मुकाबले में कम होगी. तो शॉर्ट पीरियड की जो सप्लाई होती है उसकी प्राइस मोमेंटम पीरियड से कम होती है और लॉन्ग पीरियड से क्या होती है, हाई होती है. अब जब लॉन्ग पीरियड में हम बड़े पैमाने पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है ना. इन लॉन्ग रन द फर्म कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली एट द इंक्रीज आउटपुट, मीनिंग दैट द प्राइस दे कैन सप्लाई to the market is lower and therefore the curve is flatter. यानी जिस प्राइस पर वो मार्केट में सप्लाई करेंगे गुड्स वो कम है, इसलिए कम है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो चुकी है, तो फिर वो पहले से कम प्राइस में सेल करने के क्या हो चुके हैं, काबिल हो चुके हैं. ठीक है, तो ये आपके सामने सारी बातें यहाँ पर हैं. मैंने यहाँ से भी पढ़ दिया है इसको आपके सामने ताकि ये पोर्शन भी कवर हो जाए. और ये मेरे लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आना है एग्जामिनेशन में बेटा, ये आना है एग्जामिनेशन, मैं आपको बता दूं. ये एग्जामिनर की नजरों से निकल जाता है टॉपिक. एग्जामिनर जब स्टडी टेक्स्ट पलट रहा होता है ना, तो समझ लो 2 पेज एक साथ निकल जाते हैं, टॉपिक आगे निकल जाता है, छुप जाता है, किसी बच्चे की दुआ काम आ जाती है. लेकिन जिस दिन वो 2 पेज एक साथ नहीं पलटे ना एग्जामिनर से बेटा, तो फिर देखना तुम क्या होगा. ये टॉपिक तुम्हें फौरी तौर पे दिखाई देगा कहां पर, एग्जामिनेशन. तो फिर क्या चाहते हो, इस बार भी 2 पेज एक साथ पलट जाएं और एग्जामिनर इस टॉपिक को इग्नोर करता हुआ आगे निकल जाए. इकोनॉमिक्स का एग्जामिनर जो है स्टडी टेक्स्ट फोकस्ड है, जैसी उसकी मर्जी. क्या बात है यार. चले जी, अब ये टॉपिक कहा था मैंने आपको पढ़ने के लिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यस बताइए. कितने लोगों ने पढ़ा आपस? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बोलिए बताइए. फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आपको समझा दूं, पॉइंट्स देखें. इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब समझे जरा बात. किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इनलास्टिक है. ये एग्जांपल हमने शुरू में ली. सॉल्ट की डिमांड क्या है, आप बताइए. सॉल्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है इनलास्टिक है? सॉल्ट की एग्जांपल लीजिए हमने. सॉल्ट की डिमांड इनलास्टिक है, उसकी प्राइस बढ़ने या कम होने से आपको खास फर्क नहीं पड़ता. यस और नो? सॉल्ट की डिमांड इनलास्टिक है. अच्छा जी, ओके.
फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, क्या कहते हैं, सिगरेट की। सिगरेट की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। अल्कोहल की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। अभी हम सोच जा रहे हैं क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या मेन रीजन है। मतलब अब हम और एग्जाम्पल कैसे एक्सट्रैक्ट करें। फिर हम कॉस्मेटिक्स की तरफ आए थे, हमने कहा कॉस्मेटिक्स की डिमांड भी क्या है? इनइलास्टिक। ऐसे ही है ना। नहीं बात आना ना खवातीन। अच्छा जी, वो वहां से जवाब आएगा। अब तो मर्दों के कॉस्मेटिक्स भी आते हैं। हमने कहा मर्दों ने भी बाज नहीं आना, क्या करें, शाना बशाना खड़े हैं। ओके जनाब। तो बहरहाल इस केस में कंपनी मदद कर रही है ना। वो मतलब मैन का डैंड्रफ शैम्पू अलग, वुमेन का अलग, है ना भाई। और वो क्या कहते हैं, क्या क्या देखा, मतलब यानी कि हाँ, वो तो उन्होंने वो निकाल ली ना। मेंस फेयर एंड लवली भी अलग आ गई और वुमेन वाली अलग हो गई ना, ऐसा कुछ चक्कर भी है ना कोई। तो मतलब यानी कि ये इस चीज का कंपनी फायदा उठा रही है भाई। आप तो मतलब आप क्या कर रहे हैं, शहना बचाना खड़े हैं। तो वो होता, अच्छा असल होता क्या होगा फिर, होता ये होगा ना कि यार वो कुछ भाई अपनी बहनों की चीजें इस्तेमाल कर लिया करते होंगे, तो कंपनी ने बोला कि थोड़ा क्या करें, अपनी अपनी चीजें खरीदें अपने अपने खर्चे पर। भाई बासित आ गया मैदान पर। बासित कहता है सर स्किन का फर्क होता है ना। यार अब ऐसी इन डिटेल इन डेप्थ रिसर्च की बात अगर तुम करोगे तो क्या होगा। स्किन का फर्क होता है। अब मैं इसकी तफसील में क्या जाऊं बेटा बासित, छोड़ दो इस बात को यार। ठीक है, चले भाई वापस आइए, पढ़ाई की तरफ वापस आइए। मुझे पता है आप बहुत खुश होते हैं जब मैं इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा डाइवर्ट होता हूँ, और जिस दिन में डाइवर्ट नहीं होता आप सारे उदास बैठे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो अब आप रीजन ढूंढिए ना भाई कि क्यों डिमांड इन इलास्टिक है और क्यों डिमांड इलास्टिक है। तो एक सबसे बड़ा बुनियादी कायदा मिला आपको। ठीक है, जो चीजें आपकी नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, तो जो चीजें आपकी नेसेसिटीज में शामिल है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेसेसिटीज तो आपने कंज्यूम करनी ही करनी है, कुछ भी हो जाए। क्या ख्याल है, ऐसे तो नहीं होगा ना इंसान भूखा रहेगा। नेसेसिटीज बुनियादी जरूरियात तो आपने कंज्यूम करनी ही करनी है, कुछ भी कर लें। तो वो तमाम चीजें जो आपकी नेसेसिटीज में फॉल करती हैं, उनकी डिमांड ऑब्वियसली बेटा क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। फिर उस इनइलास्टिक में भी दर्जे होंगे, कुछ ज्यादा इनइलास्टिक होंगे, कुछ कम इनइलास्टिक होंगे, वो अलग बहस हो जाएगी। लेकिन समझ ले बस, डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज व्हाट, इनइलास्टिक डिमांड। और उसके मुकाबले में जो कंफर्ट्स या लग्जरीज होंगी, उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। यस और तो इसको हम बोलते हैं नेचर इन कमोडिटी, नेचर ऑफ द कमोडिटी। कि वो चीजें जो आपकी बुनियादी जरूरियात है उनको तो आप वैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी प्राइस तब्दील होने से आपको क्या फर्क पड़ा। ये बताइए, आटा जो है वो डबल हो गया, मतलब आटा जो है वो तकरीबन डबल कीमत हो गई उसकी, कि आपने रोटियां खाना कम कर दी बेटा। जवाब देते मुझे। अम्मी ने बोला कि एक रोटी कम खाओ, आटा महंगा हो गया है। नहीं ना, ऐसे ही है। वो रोटी वाले ताने तो नहीं मिलते ना आप लोगों को। घरों पर नो, लग्जरीज की डिमांड मुख्तलिफ सेंस में आती है। ठीक है, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ लग्जरीज के ऊपर। लग्जरीज की डिमांड एक पार्टिकुलर तबके के लिए इनलास्टिक होगी ना।
लग्जरीज हर कोई डिमांड तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम बोलते हैं डिमांड फॉर व्हाट, डिमांड फॉर व्हाट, डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज व्हाट इनइलास्टिक, एंड डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज इज व्हाट इनइलास्टिक। अब ये बताओ, एक सवाल का जवाब दो मुझे आप लोग, ये जो आप पढ़ रहे हो नेसेसिटीज और कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, ये पूरे स्टडी टेक्स्ट में कहां पर है बताओ मुझे। नेसेसिटीज, कंफर्ट और लग्जरीज पूरी स्टडी टेक्स्ट में कहां पर डिफाइन हुआ, ये बताओ मुझे आप। हमने वांट्स पर जो स्टार्ट में डिस्कशन किया इतना तवील, वो हमने इसलिए किया था बेटा कि हमें आगे ये सारी बातें समझ लगे। अभी स्टडी टेक्स्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ ये, और यहाँ पर सीधे सीधे टर्म इस्तेमाल कर रहा है। अब जिस बच्चे को तमीज नहीं होगी कि नेसेसिटीज क्या होती हैं, कंफर्ट्स क्या होते हैं, लग्जरीज क्या, तो क्या समझेगा वो इस बात को। तो आपको ये समझने की जरूरत है, कुछ बातें समझने के लिए कुछ बातें पहले समझना जरूरी होती है। बहरहाल, अच्छा जी, तो ये पहला वाला एरिया आपको क्लियर हो गया बेटा, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर आपको कि। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं ना क्यों इनकी डिमांड इनलास्टिक है और क्यों इनकी डिमांड इलास्टिक है, तो मेरा जवाब बड़ा सिंपल है। देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपका इनकम लेवल अगर बढ़ भी जाए तो आपकी नेसेसिटीज वही की वही रहेंगी, बेसिक। यस और तो इनकम बढ़ने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी अगर इनकम बढ़ जाए तो आपके मिजाज में तब्दीली आएगी और आप डाइवर्ट होंगे कंफर्ट्स और लग्जरीज की तरफ। यस और अब मैं आगे के फैक्टर इसी में से निकाल रहा हूं जो आगे डिस्कस हुए हैं। ये बताइए नेसेसिटीज के लिए आप सबर कर सकते हैं? सबर, यार आज खाना नहीं खाया 2 दिन बाद खा लूंगा, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं, क्या कहते हैं? नहीं खाओ 2 दिन बाद खा लेंगे, मसला थोड़ी है, क्या टेंशन। यानी नेसेसिटीज में आप अपनी डिमांड को डेफर नहीं कर सकते, डेफर, मुलतवी, मुलतवी। और बताओ बेटा, गाड़ी खरीदने के लिए या बाइक परचेज करने के लिए कमेटियां डाल रहे हो तो कमेटियां सबर कर रहे होते हो कि हाँ एक दिन आएगा पैसे जमा हो जाएंगे, बाइक खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा। यस और नो? तो मतलब ये जो कंफर्ट्स और लग्जरीज हैं अक्सर लोग इसको मुलतवी कर रहे होते हैं, मतलब कि हाँ जिस दिन पैसे आ जाएंगे, जिस दिन इतने पैसे होंगे उस दिन इसको परचेज कर लूंगा। ये फौरी तौर पे नहीं चाहिए हम, ये अर्जेंट चीजें नहीं है हमारे लिए। तो चीजों का अर्जेंट होना और चीजों का अर्जेंट ना होना भी क्या करता है बेटा, इलास्टिसिटी को तय करता है। यस और नो? क्या ख्याल है? फिर आगे तुम्हें एक पॉइंट और पढ़ने को मिलेगा, वो पॉइंट भी आगे वाला अभी से इसी में समझा रहा हूँ, इसी में से निकाल लेता हूँ। आगे पढ़ने वाला पॉइंट वो क्या है, जिन गुड्स का एक्सपेंडिचर आपकी इनकम का लो प्रोपोर्शन बनता है। आप वीट को डिवाइड करो अपनी इनकम से, यानी वीट पे होने वाले खर्चे को, शुगर के होने वाले खर्चों को, तो वो आपकी इनकम का लो परसेंटेज बनेगा। यानी नेसेसिटीज जो होती हैं वो आपकी इनकम का लो परसेंटेज होती हैं, और कंफर्ट्स और लग्जरीज जो होती है वो आपकी इनकम का हाई परसेंटेज बनती है। Expenditure on necessities is low percentage of a consumer's income, but expenditures on comforts and luxuries becomes high percentage of consumer's income. तो जो एक्सपेंडिचर, जिन गुड्स का एक्सपेंडिचर आपकी इनकम का लो परसेंटेज बनता है और जिन गुड्स का एक्सपेंडिचर आपकी इनकम का हाई परसेंटेज बनता है, तो लो परसेंटेज वाली जो गुड्स हैं वो इनलास्टिक हैं और हाई परसेंटेज वाली गुड्स जो हैं वो क्या हैं, इलास्टिक है, क्योंकि आप उन पे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो। ये भी पहचान है इसकी। समझे बात या नहीं? ऐसा ही है। अच्छा जी, ओके।
अगला पॉइंट, मतलब यानी मैंने पहले पॉइंट में आगे के 2-3 पॉइंट भी कवर किए हैं, ख्याल रखिएगा इस बात का। अगला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, आप मुझे बताइए इलेक्ट्रिसिटी वाले केस में आपके पास हैस्को के अलावा कोई और चॉइस है? या अगर आप कराची में तो के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई और चॉइस है? अगर आप लाहौर में तो लेस्को के अलावा कोई और चॉइस है? अगर आप इस्लामाबाद में तो आइस्को के अलावा कोई और चॉइस है? अगर आप फैसलाबाद में है तो फेस्को के अलावा कोई और चॉइस है? अगर आप जामशोरो में है तो जैनको के अलावा कोई और चॉइस है? जवाब दें। इसका मतलब ये हुआ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ? अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी महंगी करके भी मिलेगी तो तुम्हारे पास स्विच करने का ऑप्शन नहीं है भाई, और जो ऑप्शन है वो और महंगे हैं। सोलर, सोलर सस्ता है बेटा। क्या आप 100% सोलर पे शिफ्ट कर सकते हो? कम से कम आपको 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 100% सोलर पे शिफ्ट होने के लिए, और उसको 10 साल में मौजूद महीनों से डिवाइड कर देना, उसका रिपेयर मेंटेन खर्चा निकाल के, तो पर मंथ जो बिल बनेगा ना बेटा, वो बिल तुम्हारा हैस्को से बहुत ज्यादा बनेगा। फिर तुम शराफत से आ जाओगे लाइन पर वापस। बैटरीज कितनी तब्दील होंगी हिसाब लगा लेना। बैटरी की कीमतों में वक्त के साथ इजाफा भी होगा, वो भी कंसीडर कर लेना। अगर कोई बैटरी वक्त से पहले एक्सपायर होगी तो उसका नुकसान अलग भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक बेनिफिट होगा, लोड शेडिंग से इंशाल्लाह क्या हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। एसी चल सकता है बिल्कुल, एसी चला सकते हैं बिल्कुल। डिपेंड करता है कितना हैवी आपने सिस्टम लगाया हुआ है। 5 केवी का सिस्टम लगाओ 20 प्लेटों के साथ, सोलर प्लेटों के साथ, 2 एसी, 1 फ्रिज, चलाओ आराम से, और बाकी घर भी चलाओ। और ख्याल रखना, समझ लो 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा होगा। नहीं बेटा नहीं, इतना नहीं है होना बेटा। आपके पास नंबर ऑफ बैटरीज और क्या कहते हैं प्लेट्स डिपेंड करता है। आपने आपने डिमांड वाले वक्त में लगवाया ना हुनैन बेटा? कब लगवाया बेटा हुनैन, बाय द वे कितना अरसा हुआ लगवाया? मार्च में लगवाया? मार्च के स्टार्ट में या एंड में? स्टार्ट में। ओके, तो फिर मार्च के स्टार्ट में सीजन शुरू हुआ था, और सीजन शुरू होता है आपको पता है हर चीज महंगी हो जाती है। जो बैटरी पिछले साल बिक रही थी 18,000 की, वो इस वक्त बिक रही है 24,000 की मार्केट में। बहरहाल अभी हम किसी और बहस में नहीं पड़ते यार, अब छोड़ो इस बात को। वो आपने सादी बैटरी ली है, मैं ट्यूबलर बैटरी की बात कर रहा हूँ। सादी बैटरी भी इस वक्त जो है वो समझ लें आप 18 से 20,000 तक की है, और AGX की जो है वो 22,000 तक की मिल रही है। डिपेंड करता है उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेट्स कितनी है। यार छोड़ो यार, कहाँ ले गए तुम लोग मुझे यार, वापस आओ। अच्छा जी, तो ये बताइए, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या हुआ कि जिन गुड्स के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं आपके पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, यस और नो? और जिस गुड्स के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे तो उसकी प्राइस बढ़ने पर आपके पास रिएक्ट करने का मौका भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपके पास स्विच करने का ऑप्शंस हैं। तो जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी आप फौरन स्विच कर गए उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ। ये आपका रिएक्शन था, यस और नो बोलिए।
तो रिएक्शन दिखाने का मौका जब मिला ना बेटा, जब सब्स्टिट्यूट थे। अगर सब्स्टिट्यूट ही ना हो तो फिर क्या करोगे? फिर तो मजबूर होना है हेस्को वालों के सामने। बताओ क्या कहते हो? तो इफ मोर मतलब इसका मतलब क्या, जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा उतने आपके रिएक्शन दिखाने के मौके ज्यादा, जितने सब्स्टिट्यूट कम उतने आपके हाथ पैर जो है बन जाएंगे, आपके पास स्विच करने के ऑप्शंस नहीं होंगे। क्या ख्याल? जवाब दे। तो सब्स्टिट्यूट्स का बड़ी तादाद, मतलब सब्स्टिट्यूट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का अवेलेबल होना चीजों की डिमांड को इलास्टिक बना देता है। अब जितने सब्स्टिट्यूट ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगे उतनी डिमांड ज्यादा इलास्टिक होगी। जितने सब्स्टिट्यूट कम से कम अवेलेबल होंगे उतनी डिमांड जो है वो कम से कम कम से कम इलास्टिक होगी, मतलब इन इलास्टिक होगी। तो मेरी बात आप पिक कर रहे हैं बेटा या नहीं पिक कर रहे? जवाब दें। और इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल यहाँ मौजूद भी है मेरे ख्याल से, है ना? जवाब दो। उसके बाद गुड्स हैविंग सेवरल यूजेस, जिनके इस्तेमाल एक से ज्यादा, मतलब एक वक्त में एक चीज जो हो वो नेसेसिटी भी हो और एक वक्त में एक चीज कंफर्ट या लग्जरी भी हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? सोचिए जरा इस बात। ठीक है, इस बात को समझते हैं जरा, देखिए कैसे। जवाब दीजिए बेटा सब लोग। यानी एक चीज एक वक्त में क्या हो, नेसेसिटी भी हो, और एक चीज एक वक्त में क्या हो, कंफर्ट लग्जरी भी हो। ये बताइए, आपने कभी अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है? फॉर एग्जाम्पल एलसीडी पे आ रही है, उस बिल के अंदर शुरू के 100 यूनिट या 200 यूनिट के रेट कम होते हैं, और जो बाद वाले रेट होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं। क्यों? 200 से 300 यूनिट के रेट कम होते हैं और उसके बाद आगे के यूनिट के 300 क्रॉस करेंगे आप, रेट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको हाई प्राइस से मिलेगी। अगर आप 300 यूनिट के अंदर अंदर रहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आपको सस्ती पड़ेगी। जैसे ही आपने 300 यूनिट्स क्रॉस किए आपको इलेक्ट्रिसिटी हाई रेट पे मिलेगी, महंगी मिलेगी। यस और नो? क्या कहते हैं? यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल जो 300 यूनिट हैं उनको नेसेसिटी समझा जा रहा है, तो बतौर नेसेसिटी जो है वो सस्ते मिल रहे हैं आपको। क्यों? क्योंकि उससे आप क्या चलाएंगे? पंखा चलाएंगे, लाइट चलाएंगे, पानी की मोटर चलाएंगे, फ्रिज भी चला लेंगे, चले। लेकिन जैसे आपने एसी लगा लिया तो आपका बिल अब 300 यूनिट रहेगा या उससे आगे निकल जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? अब आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो है वो बतौर नेसेसिटी थोड़ी कर रहे हैं, बतौर कंफर्ट भी तो कर रहे हैं ना, तो आपका बिल इंक्रीज हो गया। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अब्बा बड़े गुस्से में। अब्बा को गुस्सा आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखकर। तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का देखकर अब्बा को बड़ा गुस्सा आया। क्या पता वो जबान से फूल भी जड़ रहे हो हेस्को वालों के लिए। ठीक है, अच्छा जी। तो अब वो गुस्सा किसी पे तो निकलना है ना घर के अंदर बेटा। वो गुस्सा अब निकले, घर में निकलेगा किसी पर। तो बच्चों पे निकल गया, सारा दिन तुम कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, बिला वजह तुम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, या ये फला कमरे की लाइट बिला वजह खुली होती है, या फला कमरे का पंखा या एसी खुला होता है, सो इस तरह की बातें होती होंगी, तकरीबन हर जगह ही होती हैं। तो अब जरा बताइए, अब आप जो जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे थे गैर जरूरी, उसको आप बंद करेंगे ना। इसका मतलब है यानी आप अपना यूजेज कम कर सकते हैं। तो जिस लेवल तक आप यूजेज कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उस लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी डिमांड आपके लिए क्या होगी? इलास्टिक होगी। मतलब
हाई बिल आया और आपने रिएक्ट करके यूनिट्स को कम करने की कोशिश की, लेकिन आप यूनिट्स एक सर्टेन लेवल तक कम कर सकते हैं, उससे नीचे लेके नहीं जा सकते आप। अगर 400 यूनिट आ गए थे तो आप उसको 300 तक ले जा सकते हैं, 250 तो ले जा सकते हैं, आप उससे कम थोड़ी लेके जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें तो मुस्तकिल चलती रहेंगी ना आपके पास, भले बिल कितना भी आया। क्या ख्याल है? तो इसका मतलब एक सर्टेन लेवल तक इलेक्ट्रिसिटी का यूजेज जो है वो क्या है, इलास्टिक है। उसके बाद जहां आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज को कम नहीं कर सकते, वहां पहुंचते ही इलेक्ट्रिसिटी क्या बन गई आपके लिए, नेसेसिटी बन गई। और इसका मतलब क्या हो गया, उन सर्टेन यूनिट्स तक आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज था वो क्या हो गया, इनलास्टिक हो गया। तो ये बिल आने पर आपने रिएक्ट किया, चीजें बंद करना शुरू की, चीजें कम इस्तेमाल करना शुरू की, लेकिन सब कुछ तो बंद नहीं कर दिया ना। एक सर्टेन लेवल तक आप चीजें बंद कर सकते हो, उससे नीचे आप नहीं आ सकते। तो समझ लो उस पॉइंट तक जहां तक आप नीचे आ सकते हो, उस पॉइंट तक डिमांड इलास्टिक थी, उसके बाद डिमांड क्या हो गई, इन इलास्टिक हो गई। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब ये बताएं, लोग शादी के फंक्शन पर क्या कर रहे हैं, घर सजा रहे हैं, लाइट्स लगा रहे हैं। किसी के घर के ड्राइंग रूम में एक अदद फानूस लगा हुआ है, जो हमेशा बंद रहता है, मेहमान आते हैं जब जलता है। क्या ख्याल है? तो वो फानूस जो है वो घर वालों के लिए या मेहमानों के लिए, दिखाने के लिए है या जलाने के लिए? जलाने के लिए। ठीक है, जवाब दें। तो इसका मतलब ये यार, ये फानूस जो जल रहा है ना, ये बिला वजह इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, इसकी जरूरत कोई थी नहीं आपको, बस ये शो ऑफ है। और जैसे बिल ज्यादा आएगा, सबसे पहले तो इसका इसका यूज बंद होगा, इसको बंद करो, ये इजाफी है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? जवाब दें। अच्छा जी, आलू, प्याज, टमाटर, फिश, मीट, ये सब आइटम क्या है, पेरिशेबल आइटम्स है। पेरिशेबल आइटम मतलब जिनको अगर आप कंज्यूम ना करें तो ये क्या हो जाएंगे, स्टेल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे खुद ब खुद। या तो आप कंज्यूम कर लेंगे जल्द से जल्द, या फिर ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बाज दफा तो रेफ्रिजरेटर में रख रखे खराब हो जाते हैं, कितना लंबा अर्सा आप फ्रीज करेंगे इनको? जवाब दें। लेकिन आज तक किसी ने सुना यार मेरी मोटरसाइकिल पड़े पड़े खराब हो गई यार, अब किसी काम की नहीं रही? ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत उसमें पड़े पड़े इशू हो सकता है, उसको रिपेयर करवा कर आप चलाना शुरू कर दें, दैट्स ऑल, कोई इशू नहीं। पड़े पड़े टायर में से हवा निकल जाएगी, कोई इशू नहीं, लेकिन वो आप रिफिल करवाएं और चलाना शुरू कर दें। तो मतलब बताने का यहाँ पर ये है कि कुछ चीजें बाय नेचर पेरिशेबल होती हैं और कुछ चीजें ड्यूरेबल होती हैं। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी कंजम्पशन आपने एक बार की और वो कंज्यूम हो गई, और ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी कंजम्पशन आप लगातार बार बार करते रहते हैं। आपके घर में रखा हुआ फर्नीचर आप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन, आपके घर में लगा हुआ फैन, कर्टेन्स, मतलब मल्टीपल चीजें जिनका कंजम्पशन आप कई बार परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो ड्यूरेबल गुड्स हैं। तो फिर वही वाली बात रिपीट होगी कि पेरिशेबल गुड्स की डिमांड को डेफर नहीं किया जा सकता, उनको मुलतवी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बेसिक, तकरीबन वो बेसिक नेसेसिटीज में आती हैं। और जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी डिमांड को पोस्टपोन किया जा सकता है, डेफर किया जा सकता है, क्योंकि वो लग्जरीज और कंफर्ट्स में आती हैं। जवाब दे, बोलिए। इसलिए पेरिशेबल गुड्स की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। ठीक
ठीक है जी, प्राइस लेवल। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वो आइटम जो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन है, लग्जरीज के अंदर भी बहुत सारी बात है ना, वो आइटम जो मार्क ऑफ डिस्टिंक्शन है, जो कि वेरी हाई प्राइस्ड है, वो तो एक मखसूस तबका अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनकी प्राइस कितनी बढ़ जाए उस तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता, यस और नो। तो वो प्रोडक्ट जो वेरी हाई प्राइस्ड है और वेरी लो प्राइस्ड है, उन दोनों की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, ठीक है। और जो उसके दरमियान गुड्स फॉल करेंगे उनकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। तो यहाँ पर एग्जांपल उन्होंने कवर किए बेटा कि मर्सिडीज की प्राइस जो है वो वेरी हाई है, और जाहिर सी बात है मर्सिडीज हर कोई तो परचेज नहीं कर सकता। अगर मर्सिडीज की प्राइस थोड़ी सी कम भी कर दी जाए तो गरीब आदमी फिर भी उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो गरीब आदमी को मर्सिडीज की प्राइस बढ़ने से और कम होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, यस और नो। तो गरीब को क्या फर्क पड़ता है मर्सिडीज की प्राइस से, सवाल ये, ठीक है ना। और लो प्राइस जो है मैचेस्टिक हो गई, माचिस। अगर माचिस सस्ती हो जाए तो क्या करेंगे आप, एक तीली नहीं 2 तीली से चूल्हा जलाएंगे, यस और नो। मतलब माचिस पे सेल लग गई है, नहीं, जवाब दें। अच्छा जी, ओके। तो ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये भी प्राइस लेवल वाली बात भी मैंने आपको समझा दी है। फिर इनकम लेवल वाली बात सुन लें, ये भी अच्छी इंपॉर्टेंट बात। देखें, अब एक बात समझे, एक बात होती है जनरल सेंस में और एक बात होती है स्पेसिफिक सेंस में। अब इनकम वाली बात स्पेसिफिक सेंस में, ठीक है। अगर आपका कोई रिश्तेदार जो करीबी रिश्तेदार जो पाकिस्तान से बाहर रहता हो, और जब वो पाकिस्तान आता हो तो उसको कभी आपने ऑब्जर्व किया है, जवाब दें। आपके रिलेटिव कोई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर रहता हो और वो कभी पाकिस्तान विजिट के लिए आता हो, उसको आपने ऑब्जर्व किया है खर्चा करने में, खाने पीने में, इस तरीके से। उनके लिए मतलब रोज मैकडोनल्ड जाना कोई बड़ी बात ही नहीं है पाकिस्तान में, क्यों? वो अगर मैकडोनल्ड से 200-250 का बर्गर खाएगा तो बोलेगा यार मैं तो $1 या $1.5 खर्च कर रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। और वही यूएसए में उसको मैकडोनल्ड का बर्गर जो है $3 से $5 के अंदर मिलेगा, तो उसको वही बर्गर पाकिस्तान में सस्ता पड़ रहा है, और जब वो वही बर्गर यूएसए में खाता है तो उसको महंगा पड़ता है। ये हमें कदर नहीं है पाकिस्तान की बेटा, पाकिस्तान की कदर पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद पता लगती है बेटा। समझे कुछ बात को या नहीं? तो क्यों ऐसा है? आप बोले यार पाकिस्तान में रहते हो कि बंदा रोजाना मैकडोनल्ड जाता हो तो अजीबोगरीब बात है। वो आते हैं बाहर, वो रोज बच्चों को मैकडोनल्ड लेके चले जाते हैं, वो बोलते हैं करो एंजॉय भाई, तुम पाकिस्तान की सैर करने आओ, जरा पाकिस्तान एंजॉय करो। वो बच्चे बोलते हैं अमेरिका में रोज रोज जाना नसीब नहीं होता, यहाँ तो रोज कैसा मुल्क है यार ये, जहाँ रोज रोज हम मैकडोनल्ड जाते हैं, तो ये अच्छा मुल्क हुआ ना। तो बताने का मतलब आपको क्या था, देखें एक चीज समझने वाली है, वो क्या है, अगर आपकी इनकम स्ट्रांग है तो भले चीजें कितनी महंगी हो जाए, आप उसके अंदर एक पर्सनल बात करेंगे, पर्सनल लेवल पर, जाती सतह पर, कि यार मुझे चीजें महंगी होने से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अल्फाज सुने होंगे आप, मुझे महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। तो समझ जाओ ये वो नहीं बोल रहा, ये उसका इनकम लेवल बोल रहा है। तो एक कहां, एक सेंस है जनरल सेंस कि भाई प्राइसेस बढ़ने से और कम होने से बाकी सारी आवाम को फर्क पड़ता हो, लेकिन अगर एक बंदे का इनकम लेवल बहुत ज्यादा है तो वो बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है। अभी आप ये बताइए, कोरोना के दिनों के अंदर लॉकडाउन के हामी लोग कौन थे?
जो कहते थे सब कुछ बंद कर दो, लॉकडाउन कर दो, ये कौन सा तबका अपनी वीडियोस बनाकर भेजता था सोशल मीडिया के ऊपर? जरा उनके आगे पीछे आप देखते हैं, उनके घरों की कैफियत देखते हैं। ये वो जो कमा के बैठे हुए हैं, एलिट, बिल्कुल ही एलिट क्लास के लोग हैं, इनको साल तक घर बैठने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहे थे ना कि बंद करो सब कुछ, तो इनको तो वाकई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन आम आदमी को फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो ये बड़ा कहना बड़ा आसान है कि लॉकडाउन लगा दो। यहां तो हाल ये है कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं पर्सनली भी और थ्रू मीडिया भी, कि जिन्होंने दुनिया की कोई एहतियात नहीं छोड़ी, फिर भी उनको हो गया। और कभी आ जाओ 11 नंबर अजीफाबाद के अंदर, वहां देख लो जरा अवाम रमजान के महीने में कैसे घूम रही थी, कैसे बिरयानियां खा रही थी। ठीक है, पूरे हैदराबाद के अंदर एक इलाका खुला हुआ था, लतीफाबाद नंबर 11 नंबर, जहां पर हर चीज अवेलेबल थी। बिरयानियों का शॉपिंग मॉल, मैं कहता हूँ, लाइन से बिरयानी वाले। अगर आपको बिरयानी की शॉपिंग करनी हो, आप चले जाए लतीफाबाद नंबर 11। ठीक है, तो मतलब बताने का यार ये है, आपको मकसद बताने का ये है कि देखो, लोग ऐसे भी हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, लोग ऐसे भी जिनको फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है कि बाज लोगों का इनकम लेवल जो होता है इतना हाई होता है कि उनको चीजें कम होने से महंगी होने, मतलब एक बंदा एक कार चलाता है जिसमें वो सिर्फ पेट्रोल यूज करता है। वैसे कमाल लोग तो हैं बहुत सारे लोग के बड़ी बड़ी हैवी हैवी गाड़ियों में सीएनजी किट लगा लेते हैं, लेकिन ज्यादातर वो गाड़ियां चल जाएंगी पेट्रोल पर। तो जो लोग पेट्रोल पे चलाते हैं वो आप देखेंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाए, पेट्रोल महंगा हो जाए, उनकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पेट्रोल खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो हाई इनकम लेवल वाला है वो पेट्रोल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल खरीद रहा है, और पेट्रोल सस्ता होने के बाद भी पेट्रोल खरीद रहा है। वो सीएनजी की तरफ डाइवर्ट नहीं हो रहा भाई, क्यों नहीं हो रहा? वो कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा इनकम लेवल हाई है। लेकिन एक मिडिल क्लास वाला बंदा जो गाड़ी चलाता है, जैसे वो देखता है पेट्रोल महंगा हो गया तो फौरन वो सीएनजी की तरफ स्विच करता है कि नहीं करता, बताइए। तो वही पेट्रोल है, एक के लिए इनलास्टिक है, दूसरे के लिए इलास्टिक। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे बात क्या लिखी हुई है, कस्टमर्स सॉरी कंज्यूमर्स लॉयल्टी। ठीक है, अब वही बात है ना, लॉयल्टी का मतलब मुख्तलिफ तरीकों से है। ब्रांड लॉयल्टी हो गई, ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, आप एक पार्टिकुलर ब्रांड को ही फेवर करते हैं, वही आपको पसंद है, वही आपकी तरजीहात में शामिल है। तो आप बोलेंगे भाई क्या कहते हैं ना, बाइक लेनी है तो कौन सी लेनी है, होंडा की लेनी है, यस और नो। गाड़ी लेनी है तो कौन सी लेनी है, टोयोटा की लेनी है, सो ऑन। तो इसका मतलब आपका माइंड सेट जो है वो एक पार्टिकुलर ब्रांड को ही सपोर्ट करता है। मोबाइल फोन लेना है तो सैमसंग का ही लेना है, यस और नो। एप्पल का लेना है, मतलब ब्रांड कॉन्शियस माइंड वाला बंदा। तो फिर वो बोलेगा यार मुझे मेरे नजदीक इंपॉर्टेंस ब्रांड की है, कीमत की नहीं है। तो बस जब वो ब्रांड को अहमियत देगा तो ऑटोमेटिक क्या हो गई, डिमांड इनलास्टिक हो गई कि नहीं हो गई? जवाब दीजिए। और दूसरा बंदा बोलेगा यार एक काम करते हैं, चेक करते हैं ये पॉपअप कैमरे वाले मोबाइल कौन कौन सी कंपनीज बेच रही हैं, जरा सबका कंपैरिजन कर लेते हैं, किसका पॉपअप कैमरा वाला मोबाइल अच्छा है। तो आपने देखा भाई फीचर्स क्या हैं, कौन सा है, फिर आपने उसको देखकर प्राइस देखकर चूज कर लिया। ठीक है ना बेटा, तो ये सारी बातें आपके सामने है। फिर लॉयल्टी का मतलब क्या है, वो हैबिट, आदत।
अल्कोहल की आदत, ड्रग्स की आदत, सिगरेट की आदत, चाय की आदत? जवाब दें। हमारे यहाँ पे चीनी क्यों चाहिए, हमें शुगर क्यों चाहिए बताइए? पाकिस्तान में शुगर का सबसे ज्यादा यूज बताइए कहाँ पर है? घरों के अंदर। क्या आप रोज हलवा पकाते हैं? क्या आप रोज खीर पकाते हैं? क्यों चाहिए चीनी भाई आपको, बताइए? चाय चाय चाहिए, असल में चाय के लिए आपको चीनी चाहिए। सही बात। वो चाय की आदत आपको चीनी खरीदने में मजबूर कर रही है। ये चीनी की प्राइस एकदम नीचे आ जाएगी अगर लोग ये क्या करें, जरा कंट्रोल कर लें इन चीजों को। हमारे अंदर जहती नहीं है, यकीन करें, बतौर हमें हमें क्रिटिसाइज करना आता है, हम हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं। हम अगर एक कौम बनकर क्या हो जाए, मुत्तहिद हो जाए ना बेटा, कि हमें चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, कुछ दिनों के लिए क्या करें, गुड़ पे गुजारा कर लें। अब ये और बात है, गुड़ महंगा हो जाएगा फिर। हमारे कौम का ये भी तो अलमिया है ना। तो भाई बताने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये आप चीजें आपके सामने हैं कि चीजों की डिमांड क्यों इलास्टिक हो जाती है, कौन क्यों इलास्टिक हो जाती है। उसके पीछे हैबिट्स भी काम करती हैं आपकी, लॉयल्टी भी काम करती है आपकी। ठीक है जी। ये बताइए, आप डॉक्टर्स के मामले में लॉ क्या कहते हैं, कस्टमर कंज्यूमर लॉयल्टी फॉलो नहीं करते? आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ही नहीं जाते इलाज के लिए? ये जब भी कोई मसला होता है, आपको कोई फैमिली डॉक्टर होता है कि नहीं होता? हाँ, जिसकी बात पे आपको भरोसा होता है, हाँ यार ये बताएगा जो सही बताएगा, इनसे पहले मशवरा कर लें, फिर बाद में देखेंगे क्या होना है। ये भी तो एक लॉयल्टी है ना। आप बार्बर के पास जाते हैं, वो बार्बर भी फिक्स हुआ हुआ है, उसी से बाल कटवाने हैं, किसी और के हाथ नहीं लगने देने। ये भी लॉयल्टी है। क्या ख्याल है, जवाब दीजिए। बहरहाल, तो ये सारी बातें इसमें आ जाती हैं बेटा यहाँ पर। और उसके बाद टाइम, ये मैं कल समझा चुका हूं आपको। वक्त की कमी चीजों की डिमांड को इनलास्टिक बना देती है, और वक्त का अवेलेबल होना चीजों की डिमांड को इलास्टिक बनाता है। चलो अभी रिसेंट एग्जांपल दो। ये जो प्लाज्मा निकल रहा है, प्लाज्मा प्लाज्मा, वो लोग जिनको कोरोना हो चुका है, फिर उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के दूसरे मरीज को लगाया जा रहा है। आपको पता है कुछ लोग इस प्लाज्मा को 3 लाख रुपए तक का भी बेच रहे हैं। क्यों बिक रहा है प्लाज्मा 3 लाख रुपए तक का भाई? इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी है, मरीज चला जाएगा दुनिया में। पाकिस्तान का मसला हमारा सबसे बड़ा ये है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स सबसे महंगी बिकती हैं, और दुनिया में कानून ये पास होता है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स सबसे सस्ती होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स क्या करते हैं सबसे महंगी, वो जो क्या होता है, बाईपास के अलावा जो एक ऑपरेशन क्या कहते हैं, जो एक तार डाल के जो है ना वॉल खोलते हैं दिल का, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्ट्री। एंजियोप्लास्ट्री होती है मेरे ख्याल से, एंजियोग्राफी तो सिर्फ क्या होता है, चेकअप होता है, उसी के साथ उसको कर देते हैं एंजियोप्लास्ट्री भी। तो उसमें क्या करते हैं, वो एक स्प्रिंग डालते हैं, स्प्रिंग। यार क्या कॉस्ट है उस स्प्रिंग की, कुछ भी नहीं है। और वो स्प्रिंग जो है वो पता नहीं कितना महंगा करके बेचा जाता है यहाँ पर पाकिस्तान लाकर। वो एक स्प्रिंग है। कैसा स्प्रिंग है, कभी आप अपना जो पेन नहीं इस्तेमाल करते, आप अपना पेन इस्तेमाल करते हैं पियानो का, जिसको आप टक टक कर रहे होते हैं, उसमें जो स्प्रिंग होता है तकरीबन उस जैसा स्प्रिंग होता है। कोई स्पेशल बात जरूर है, लेकिन बनाने की कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। और फिर वो स्प्रिंग ही इतना महंगा बिकता है, और उसके बाद वो क्या होता है, फिर उसके चार्जेस लिए जाते हैं अलग से हॉस्पिटल की तरफ से। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं यार, मतलब। लेकिन मसला ये है कि आप इतनी कीमत देने के लिए तैयार किया तो कि आपके लिए जिंदगी अहमियत है, इमरजेंसी है, इसलिए वो चीज 2 रुपए की चीज अगर 20,000 के अंदर में मिलेगी आप खरीद लोगे। डिमांड क्या हो गई, इनलास्टिक हो गई। वो सोचो,
वो सहरा वाला मंजर याद करो कि वो अमान जो था वो 10 लाख रुपए का एक जूस का डब्बा खरीदने के लिए तैयार हो गया। तो डिमांड क्या थी उस वक्त अमान के लिए? इनलास्टिक हो गई थी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई और चॉइस नहीं थी, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं था, कोई और रास्ता नहीं था। एग्जाम्पल याद है मार्जिनल यूटिलिटी वाली? ऐसे ही है ना। तो इमरजेंसी में आप प्राइस नहीं देखते। इमरजेंसी क्या करती है, आपके लिए चीजों की डिमांड को इलास्टिक बना। लेकिन जब आपके पास टाइम अवेलेबल होता है, आप घर खरीदेंगे तो सोच समझ के खरीदेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे तो सोच समझ के खरीदेंगे, प्लान करेंगे उसके लिए, रिसर्च करेंगे उसके लिए, मालूमात इकट्ठी करेंगे उसके लिए, डिफरेंट जगहों से प्राइस कोट करवाएंगे उसके लिए। तो ये चीजें टाइम लेती हैं। इनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। ऐसे ही उसके बाद वही प्रपोर्शन ऑफ इनकम वाली बात जो मैं पहले ही कर चुका कि एक सॉल्ट जो है वो आपकी इनकम का लो प्रपोर्शन बनता है, और घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार्स, ये आपकी इनकम का हाई प्रपोर्शन बनती हैं। तो जो गुड्स आपकी इनकम का लो प्रपोर्शन बनती है उनकी डिमांड क्या? इनलास्टिक है। और जो जो गुड्स आपकी इनकम का हाई प्रपोर्शन बनती है उनकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक होती है। यस और? तो ये बेटा पूरा सिनेरियो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद है अब आप इसको पढ़ लेंगे और आपको उम्मीद है आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे टॉपिक्स कवर हैं, यहाँ से कवर हैं, मुझे आप बता दें बेटा। तो अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर हम जो कोर चैप्टर है, 5वां चैप्टर, वो शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा खतरनाक चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर होगा। उसके बाद फिर मैक्रो ही मैक्रो है बेटा, ख्याल रखिएगा इस बात का। अब मैंने आपको एक जिम्मेदारी दी थी, वो जिम्मेदारी क्या थी कि इलास्टिसिटी सप्लाई आप लिख लीजिएगा प्लीज बराए मेहरबानी। ऐसा नहीं कि आप लापरवाही करें और ना लिखें, ठीक है। आर्क इलास्टिसिटी, पॉइंट इलास्टिसिटी सारे बात डिस्कस हो चुकी है हमारी यहाँ तक। मैंने भी आपको कैलकुलेशन भी करवा दी, आपको समझा दिया। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी भी हमने कवर कर ली, ठीक है जी। क्रॉस इलास्टिसिटी भी हमने कवर कर ली, ठीक है जी। सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, इंडिपेंडेंट गुड्स, इन सब पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका ना? यस और नो? सारी बातें हमने कवर कर ली, जो बहुत ज्यादा फैली हुई है कहाँ पर स्टिल टेक्स्ट में, इन शॉर्ट हमने सारी कवर कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, फिर यहाँ से शुरू होता है चैप्टर लास्ट, इसी चैप्टर के अंदर लास्ट ईयर सप्लाई का टॉपिक शुरू होता है। आप चाहें तो उसको यहाँ से रीड कर लें या यहाँ से पढ़ लें। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई भी आ गई आपके सामने। फिर इलास्टिक सप्लाई है, फिर यूनिट इलास्टिक सप्लाई है, फिर इन इलास्टिक सप्लाई है, फिर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। ये 5 केसेस मैंने आपको लिखने के लिए बोला था। अच्छा, और ये मैंने पढ़ा दिया आपको रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड सप्लाई। अब एक छोटा सा काम और करेंगे आप, ये है जिस तरह फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, बिल्कुल वैसे ही ये क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। ये भी आप पढ़ लेंगे, जरा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कहानी क्या हो गई, इस चैप्टर की क्लोज हो गई। यस और नो बताइए। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक होना है वो शुरू होना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आपको क्यूएमटी के अंदर भी फेवर देगा। मतलब जो बच्चा यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेगा तो उसका वो डेरिवेटिव वाला एरिया भी ऑटोमेटिक कवर हो जाना है यहाँ पर आके। तो ना सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ें बल्कि उसको क्यूएमटी के लिए भी पढ़ें, ठीक है, याद रहेगा। मेथड डिस्कस कहाँ किए हैं स्टडी टेक्स्ट ने बेटा? नहीं डिस्कस किए ना? वैसे हैं वही मेथड सारे के सारे।
मेथड वही है सारे के सारे बेटा, ठीक है, ओके। मतलब मेनली आप उसके अंदर वो रेवेन्यू मेथड को छोड़ दो, बाकी प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड वही है आपके पास। आर्क इलास्टिसिटी सप्लाई और पॉइंट इलास्टिसिटी सप्लाई, ठीक है ना। तो आप इलास्टिक सप्लाई में ये दो चीजें लिख लो, आर्क इलास्टिक सप्लाई और पॉइंट इलास्टिक सप्लाई, बस ये दो चीजें, ओके। और इन दोनों के फार्मूला का फर्क, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी, और उस तरफ चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, होल डिवाइडेड बाय चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी सप्लाई, सॉरी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस, और उस तरफ चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस, सही है ना। तो इस तरफ क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज है और डिवाइड होगा किससे, एवरेज चेंज से, और उस तरफ क्या होगा पॉइंट के अंदर, क्वांटिटी सप्लाई का चेंज होगा, डिवाइड किससे होगा, ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाई से, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, समझ लो आप। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आपका कवर हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा जनाब कि आप चैप्टर नंबर 1 या 2 में जो भी आपके पास जो मौजूदा है स्टडी टेक्स्ट हो, उसमें आपके पास एक चीज लिखी हुई है टाइप्स ऑफ गुड्स, वो जरा पढ़ लें। अब मैं मतलब यानी हम इस पोजीशन में आ गए कि अब आप टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ सकते हैं कि गुड्स की टाइप्स कितनी, तो जितनी भी गुड्स की टाइप्स लिखी हुई है ना शुरू वाले चैप्टर में, अब आप पढ़ लें। तकरीबन मैं हर किसी ना किसी हिस्से में गुड्स की टाइप आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो वो ऑटोमेटिक मैंने पढ़ा दिया आपको यहाँ पर, लेकिन एक दफा आप उसको उस पॉइंट पे जाके पढ़ लें तो आपको अपनी पढ़ी हुई चीजों का आइडिया हो जाएगा, सही है बेटा। तो आप शुरू वाले चैप्टर में जाके आप क्या कर लेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ लेंगे। इंशाल्लाह बातें आपसे होती रहेंगी, फर्दर बातें अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।